Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5126 विक्रम संवत 2082 बैसाख शुक्ल की तृतीया 19 अप्रैल 2026 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33वीं सदी आरक्षण संबंधों विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी। प्रियंका ने महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का पेश किया। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया। उन्होंने बीजेपी पर इस आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया। कुछ साल बाद कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पारित किया और लागू भी किया और इसी की बदौलत 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में आज 15 लाख महिलाएं लोकतंत्र में भागीदारी कर रही हैं। लोकसभा में 17 अप्रैल शुक्रवार को सरकार ने महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया, लेकिन यह बिल 2/3 बहुमत न होने की वजह से गिर गया। इसका कारण था संसद में साधारण बिल पास करना एक बात है, लेकिन महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के लिए संविधान में संशोधन करना दूसरी बात है। संविधान में बदलाव के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 वोट्स की जरूरत होती है। एनडीए के पास बहुमत तो था, लेकिन 2/3 के आंकड़े को छूने की पावर नहीं। ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों के सहयोग की जरूरत थी, जो उन्हें मिल न सकी। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन करके एक राजनीतिक साजिश रचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का यह भी तर्क था कि सरकार इसे 2029 या उसके बाद तक टालना चाहती है, जबकि इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। बीते दिनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जानकारी के अनुसार ये याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता ने दायर की थी। इस मामले में सुनवाई न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ द्वारा की जा रही है। इस मामले में केंद्र सरकार से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता संबंधी शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है। मिडिल ईस्ट के तनाव में दुनिया भर की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया और मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और होमस स्ट्रेट को तुरंत खोलने पर अनुमति जताई और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग जारी करने का भरोसा दोहराया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आ रहे हैं। वह सितंबर 2026 में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आएंगे। क्रेमलिन के सूत्रों के अनुसार यह 1 साल से भी कम समय में पुतिन की दूसरी भारत यात्रा होगी। बता दें, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। राज्य में 2 चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले इन दिनों ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। राज्य की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में एक रोड शो में बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी से बातचीत की। इस प्रोग्राम वॉक द टॉक
में बीजेपी नेता ने चुनावी रणनीति के साथ साथ घोषणा पत्र के वादों पर खुलकर चर्चा की। घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वादा, महिलाओं की सुरक्षा का वादा और आरजे इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने दुर्गा स्क्वाड बनाने का भी वादा किया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जीतने वाली पार्टी अपने वादों को किस हद तक पूरा करती है। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 700 से अधिक सीटों पर निर्विवाद जीत हासिल की, जो 2021 में 220 सीटों की तुलना में बहुत अधिक है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और पुलिस पर उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और फॉर्म वापस लेने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं, जिसके कारण उन्हें अपने उम्मीदवार अज्ञात स्थानों पर छुपाने पड़े। कुरुक्षेत्र एनआईटी में एक छात्रा को सुसाइड करने के बाद छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके प्रोफेसर परेशान करते हैं, जिसके चलते एनआईटी में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं। बीटेक की छात्रा सुसाइड के बाद स्टूडेंट्स कैंपस में इकट्ठे हो गए। छात्र वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे। एनआईटी ने मेन गेट बंद कर दिया ताकि मीडिया को एंट्री ना मिल सके। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 9 सीट्स मई में खाली हो रही हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 12 मई को होगा, जबकि नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू होगी। एक पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख शशिकांत शिंदे, दिवंगत अजीत पवार गुट की एनसीपी के अमोल मिटकरी समेत कुछ 9 एमएलसी ने कार्यकाल खत्म होने में ये सीटें रिक्त हो जाएंगी। बिहार में नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को नया सीएम बनाया गया है। इस बीच 2 और बड़ी खबरें सामने आईं। पहली ये कि सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। नोएडा में बीते सोमवार 13 अप्रैल को अलग अलग सेक्टर्स में मजदूरों की हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं है। यह हिंसा पूरी प्लानिंग से हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और एंटी टेररिज्म स्क्वाड सहित केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने भी इस जांच में सहायता दी है। जांचकर्ताओं के अनुसार अशांति के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सोशल मीडिया से जुड़ा एक संदिग्ध पहलू भी सामने आया है। इनमें भ्रामक और भड़काऊ सामग्री को फैलाने का दावा है। इन अकाउंट्स को कथित तौर पर वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और यह लगभग 3 महीने से एक्टिव था। खेल समाचारों में T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार इस खिताब को जीता। इस टूर्नामेंट को समाप्त हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट से जुड़ी एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट काउंसिल ने एंटी करप्शन यूनिट ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के एक मुकाबले की जांच शुरू की है। इस मुकाबले में मैच फिक्सिंग की आशंका जताई जा रही है। एसीयू की नजर खास तौर पर न्यूजीलैंड की पारी के 5वें ओवर पर है। फिल्म समीक्षा में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी उनकी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला 17 अप्रैल को रिलीज हुई। इसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और तब्बू की तिगड़ी को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है। इस फिल्म के पीछे 61 साल का इतिहास है। 61 साल पहले भी बॉलीवुड में एक भूत बंगला बन चुकी है, जो कि भारत की पहली कॉमेडी हॉरर फिल्म थी।
साल 2063 में बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन महमूद ने इस फिल्म में मेन किरदार की भूमिका निभाई और उनके साथ थीं तनुजा और नासिर हुसैन। आज जो भी कॉमेडी हॉरर फिल्म्स जैसे भूल भुलैया, स्त्री जैसी फिल्म देखते हैं, उसकी नींव महमूद जैसे कलाकार ने शुरू की थी। आज की भूत बंगला उसी का रीमेक है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,43,350 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकी डॉलर 92 रुपए 60 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 40 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आपके दोस्त यतीन्द्र गुप्ता के साथ में, और आज हमारे मेहमान और हमारे सह प्रोग्रामी भी रहेंगे विवेक नेपाल जी। प्रोग्राम में जैसे कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करा है श्रोताओं कि आशा जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन ये कलाकार कभी मरते नहीं हैं श्रोताओं, वो हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, जन्मों जन्मों रहेंगे। जितने भी लोग रहेंगे उनकी आवाज़ सुनेंगे। लेकिन हमें आज उनको एक श्रद्धांजलि देनी है, उनकी यात्रा को थोड़ा सा टच करना है, थोड़ा ही से कर पाएंगे, वो बहुत बड़ी हैं। तो एक और हमारा जो है कि एक आई डोंट नो आप लोग कितना फॉलो करते हैं, नेपाल में बहुत कुछ हो रहा है और इसीलिए आज हम हमारे फ्रेंड विवेक नेपाल जी से रिक्वेस्ट करी कि वो आए रेडियो स्टेशन पे और हमारे साथ में शेयर करें। अभी वो नेपाल से वापस भी आए हैं कि क्या चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं। हमें रेडियो प्रोग्राम पे लाइव फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791 या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं। तो आज एक अच्छी बात करना चाहेंगे कि जो हुआ है नेपाल में वो मानवता के लिए कितना अच्छा रहा है, यहाँ से लेके शुरू कर लेते हैं rather than कि पॉलिटिक्स में जाने के। और फिर एक फिल्म है कृष्णावतारम, वो 7 मई से आने वाली है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अभी पूनम जी के समाचार तो आपने सुन लिए हैं, भूत बंगला करके फिल्म आ रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि धुरंधर 2 की वजह से भूत बंगला फिल्म को वो शायद 1 या 2 बार डिले कर चुके हैं। तो लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं धुरंधर 2 के आने के बाद में। बट चलिए हम विवेक जी से आज का विचार सुनते हैं। विवेक जी, पहले तो दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी फॉर हैविंग मी, और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और सुबह प्रभात, गुड मॉर्निंग। नमस्कार श्रोता, गुड मॉर्निंग, सुबह प्रभात। थैंक यू गुप्ता जी फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर माय फ्रेंड। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सब लोगों के साथ में जुड़ने का मौका मिला। और आज का विचार जो मुझे लगता है आपकी जो ये माइक्रोफोन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, दूसरे वाले को मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू। सॉरी विवेक जी, आपको दोबारा से वो बोलना होगा। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू गुप्ता जी फॉर हैविंग मी हियर, और सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह प्रभात, नमस्कार। अब आज का मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एवरी डे मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो ये है कि भगवान को नमस्कार करके धन्यवाद करता हूँ, और ग्रेटफुलनेस जो है कि इतना सब कुछ मिला है, मतलब अपने प्रोफेशन में, लाइफ में, फैमिली में, यहाँ पर आके जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सब भगवान का कृपा लगता है मुझे। वो समझ के भगवान को धन्यवाद करके फिर एक्साइटेड हो कि आज का दिन कैसे जो है कि क्या क्या करें, कैसे उसको मैक्सिमम तरीके से जिएं,
मीन्स अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्म है वो सब करके हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द डे, तो उसमें मैं जी। कोशिश करता हूँ। मैं तो विवेक जी ऐसे करता हूँ कि हर दिन को मैं आखिरी मानता हूँ, कल हो ना हो, और फिर आपके अंदर जो हिम्मत आती है, फिर Yeah. आपके अंदर जो जज्बा आता है वो देखने वाला है। नहीं, बहुत ही एब्सोल्युटली, सिंपल है मेरा। बिल्कुल सही बात। होगा देगा सारा, जब कर रहना ही नहीं है तो क्या। तो एक अच्छा सा भजन सुनाते हैं। और श्रोताओ, ये भजन तो वैसे आशा जी का है, लेकिन हमारी नेपाल की एक गायिका थी, वो आई थिंक सारेगामापा या इंडियन आइडल में थी शायद। मेनुका मैं नहीं, इंडियन आइडल में वो थी, उनका नाम था मेनका। तो उनका पूरा नाम है मोनिका पौडेल। मेनका पौडेल। तो वो हम उनकी ही आवाज़ में सुनते हैं, देखिए आपको कैसा लगता है।
श्रोताओं, ये इंडियन आइडल में प्रोग्राम था और जो बीच में आवाज़ आ रही थी वो श्रेया घोषाल की उसमें मिली थी और वो रो रही थी और अनस्टॉप। एंड आप कह सकते हो कि वो कलाकार होते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं खुद अछूता नहीं रह पाया था। आपने विवेक जी इसको सुना था? मैं तो अभी भी सुनता हूँ, जब कभी मैं तो रेगुलरली सुनता हूँ और हर बार आंसू आ जाते हैं आँखों में। इतना मार्मिक है वो, जिस तरीके से आशा जी की यहाँ पे तुलना नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से ये मेनका ने गाया है, तो सोचता हूँ ये जो मेनका है शी कैन नॉट सी, और जन्म से ही है ऐसी, और उसके बावजूद भी कोई हर्डल नहीं मैंने महसूस करा उनके जीवन में। लोग बहाने बना लेते हैं, और मेरे को ये हो गया वरना मैंने ये कर लिया होता। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। 50 आएंगे आपके जीवन में, एब्सोल्युटली। विरोध आपके जीवन में इतने विरोध आएंगे, आप कुछ प्लान करोगे वो नहीं होगा और लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। नहीं, वो डिस्पाइट दैट वो देख नहीं सकती, आप फ्रॉम नेपाल वो इंडियन आइडल के मंच में पहुंची। हाँ। इतने लोगों के सामने उसने सॉन्ग गाए, तो वो अभी वो बन गई, वो परमानेंट सी बन गई। उनका कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसे कभी कभी फील होता है। या बिल्कुल सही बात। ऐसे तो एनी हाउ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। आप अच्छा ये भी बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने मेनका को सुना है? बताइएगा मुझे। विवेक जी, इससे पहले कि हम और आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाएं, हमें अपने बारे में बताइए। आप सिडनी कब आए? आपके परिवार में कौन कौन है? आप क्या करते हैं? वैसे मैंने थोड़ा तो लिख दिया था अपने उसमें कि CA विवेक नेपाल, और एक और बात है कि आपका सर नेम नेपाल है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि तो बताइए अपने बारे में हमारे श्रोताओं को। नहीं, बिल्कुल। मैं गुप्ता जी, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं एज ए माइग्रेंट, मैं वैसे ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके रियलाइज़ हुआ कि मुझे जाना है बाहर अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम नेपाल में सही था नहीं माहौल। जी जी। तो मैं 2012 में यहाँ पर आया। मैं उस टाइम CA क्वालिफाइड होकर अपना प्रैक्टिस चला रहा था नेपाल में। तो यहाँ पर PR अप्लाई की, आसानी से PR मिल गया, तो मैं यहाँ पर आया। उस टाइम लकी था कि मेरे ब्रदर थे यहाँ पर, ग्लेनफील्ड में रहते थे, मुझसे पहले आए थे, तो उनकी हेल्प की वजह से इस्टेब्लिश होने में बहुत शुरुआती दिन में मुझे थोड़ा आसानी हुआ। फिर उसके बाद में प्रोफेशनली मैं गुप्ता जी से मिला। गुप्ता जी ने मुझे अगेन वहाँ पर फेवर की, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दी यहाँ पर अपने प्रोफेशन में इस्टेब्लिश होने का। इसके लिए मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय करियर इन ऑस्ट्रेलिया। फिर गुप्ता जी के साथ 1-2 साल काम करा, फिर और फर्म में जाके काम करा। तो ऐसे करके अभी मैं 4-5 साल से अपना अकाउंटिंग फर्म चला रहा हूँ। सो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब चल रहा है। आई एम हैप्पी, और जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है उन सबको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी तरफ से यही अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो ये आपका धन्यवाद है। थैंक यू। आप अपने बताइए, आपके परिवार में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या है? हाँ, तो मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटी है। सो बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी 3rd ईयर जाती है, तो छोटी बेटी अभी ईयर 10 में है। यही है मेरे फैमिली में गुप्ता जी। और आपने जो डिसीजन लिया, जो आपने कहा कि बच्चों के लिए आए हैं, हाँ जी, तो आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया था? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन ही लिया था गुप्ता जी। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है नेपाल छोड़ने का। हालांकि मैंने अभी जैसे बताया कि नेपाल में मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस था, पैसे के हिसाब से ठीक ठाक सब चल रहा था। मेरा मेन वरी था कि उस टाइम जो है कि वो सिचुएशन राइट नहीं था। वहाँ पर काफ़ी माओइस्ट लोग, ये सब टेररिज्म
वो सब चीज़ होता था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सो काफ़ी वो ट्रांजिशन के फेज़ में था और वहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटी था। तो मैं अब काफ़ी वरीड हो गया अपने 2 बच्चों के लिए जी। तो दैट वाज द प्राइमरी मोटिव कि मैं यहाँ पर माइग्रेशन का मैंने वैसे आने मैं की एक बात बोलूं कि आप नेपाल छोड़ा नहीं है, ऐसे कोई चीज़ छूटती नहीं है। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि भाई भारत छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आज जो मैं भारत के लिए कर सकता हूँ, शायद मैं जब भारत में होता तो नहीं कर पाता। ऐसे ही आप भी, मेरा मानना है कि जो नेपाल के लिए आज कर पा रहे हैं, आज आप नेपाल में कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं, वो अगर आप शायद नेपाल में होते तो नहीं कर पाते। बिल्कुल, डेफिनेटली यू आर राइट गुप्ता जी। और इसीलिए बार बार जो है कि ऑल्दो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सेटल हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मन जो है कि वहीं पर जाता रहता है। वहाँ का हर न्यूज़ डे टू डे अपडेट होता है, दिन में एक बार जाके न्यूज़ दे है क्या क्या हुआ, और उसमें कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। तो मैं फिजिकली भी जाता रहता हूँ, अभी तो 6-6 महीने में चक्कर लगा है। तो मैं हर बार वहाँ पर जाता हूँ तो थोड़ा काम भी हो जाता है, क्योंकि मेरा अपना बैक ऑफिस टीम वहाँ पर सेटअप करा है मैंने। अभी करीब 14-15 लोग वहाँ पर हैं। क्या बात है, हम वेरी प्राउड, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गुप्ता जी। और क्वालिफाइड सीए हैं, सेमी क्वालिफाइड सीए हैं, एस्पायरिंग सीए पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो सब मिला के 14-15 पीपल है और दैट्स ग्रोइंग। तो मेरा ये है कि मेरा कोशिश अभी ये है कि यहाँ पर तो एक प्रैक्टिस सेटअप करा, लेकिन वहाँ भी एक बहुत क्वालिटी बैक ऑफिस टीम अगर सेटअप कर दे जो ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर पाएँ, बहुत अच्छी बात। तो फिर वो नॉलेज फिर लाइक वो बढ़ के बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अच्छा हो सकता है, सो दैट इज़ द पर्पस। उसी में मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे और बातें करेंगे कि नेपाल में क्या चल रहा है, नेपाल के ऊपर और बात करेंगे। एक जस्ट छोटा सा प्रश्न कि आपका सरनेम नेपाल कैसे है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गुप्ता जी। और कभी आपसे पूछा नहीं। हाँ, तो मैं भी जब भी इस लेवल में आया ना कि मुझे ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, मेरा सरनेम नेपाल हुआ कैसे, तो एक्चुअली वो ऐसे था गुप्ता जी कि ये बहुत पहले की हिस्ट्री की बात है, लगभग 700-800 साल पहले। ओके। तो वो बद्री केदार जो एरिया है ना, वहाँ से हमारे पूर्वज वो नेपाल के सिंजा इलाके में उन्होंने प्रवेश करा। अच्छा। राइट। तो उस टाइम तो छोटे छोटे राज्य थे, सब अलग छोटे छोटे कंट्री थे। तो वहाँ पर जाकर उस पूर्वज जो सब पंडित थे, वो प्रखांड पंडित थे। अच्छा। हम लोग जैसे हमारे गोत्र है ये धृत कौशिक, मतलब हम बृहस्पति हमारे गुरु हैं। ओके। राइट। तो हम उसके संतान हैं। अच्छा। तो वो जो पूर्वज थे वो अपने सरनेम पंडित लेते थे उस टाइम। अच्छा। सबका पंडित होता था, भास्कर पंडित, ये सुलभ पंडित, ऐसे जय गुणाकार पंडित। तो उनमें से कोई जो है वो उस टाइम नेपाल के उस राज्य में पहुँचे और उस राज्य के राजा को खुश करके वहाँ का, उसको बिरता बोलते हैं, मतलब एक सर्टेन लैंड जो है राजा ने उसको दिया। अच्छा। और वो पूर्वज वहाँ पर रहने लगे। उस लैंड का नाम नेपा था, NEPA, नेपा था। तो वहाँ पे रहने वाले जो पंडित हैं तो उनको बाद में नेपाल कहलाया गया। तो ऐसे फिर हमारा सरनेम नेपाल रह गया। तो अभी इस जगह का नाम क्या है अभी आज की डेट पे? उस जगह का नाम नेपा ही है, अभी भी नेपा। अच्छा, अभी भी नेपा है। अच्छा। और बाद में कंट्री का नाम भी प्रोबेबली उसी जगह का नाम से रहा होगा, सोच रहा था कि नेपाल रहा होगा। अच्छी जानकारी हुई। थैंक यू। तो श्रोताओ, एक आशा जी के ऊपर एक ट्रिब्यूट है, आप देखिए आपको कैसे लगता है। लेकिन एक छोटी सी बात करते हैं आशा जी के बारे में कि 12 अप्रैल 2026 को वो नहीं रही हमारे साथ में, आप सभी लोग जानते हैं। 92, तो 92 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन उसके आखिर तक वो जो है ना, भले बीमार थी, लेकिन वो एक ना, मैंने देखा कि वो लाइव थी, उनको हमेशा डांस करना। मैं ओपेरा हाउस में उनका प्रोग्राम देखने गया था, तो ना उस उम्र में भी वो ना वो डांस कर रही। किस साल में गुप्ता जी? ओपेरा हाउस का प्रोग्राम रहा होगा 5-6 साल तो हो गए, 5-6 साल हो गए।
प्रोबेबली उसके बाद में वो नेपाल आई थी, काठमांडू आई थी आशा भोसले, और नेपाली लोग तो सब आशा दीदी करके उनको बुलाते हैं। और उन्होंने 2019 आई थिंक दिसंबर में वो आई थी काठमांडू, और उन्होंने लाइव शो करा था। वाह, उस उम्र में। वही। और वो लाइव शो करने के टाइम पे थोड़ा मूवमेंट करके वो जो है ना वो नेपाली सॉन्ग उनका काफ़ी पॉपुलर है नेपाल में। नेपाली सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे पॉपुलर फिल्म। एक उन्होंने, मैं कल उनके बारे में जो प्रोग्राम तैयार कर रहा था तो एक स्टेज शो कर रही थी, तो लता जी भी बैठी थी सामने, तो वो हमेशा माँ की तरीके से देखती थी अपनी बहन को भी। तो पूछा कि क्या मैं डांस कर लूँ, लता जी से पूछा स्टेज से, तो लता जी ने पूछा तुम्हारी कितनी उम्र हो गई, ऐसे पूछा कि 80 साल हो गए। उस समय वो 80 साल की रही होंगी। तो कहते हैं अब क्या, जिंदगी भर के जी ले अपने जीवन को, किस चीज़ की चिंता। एब्सोल्युटली। तो वो हम जैसे कहते हो डांस जितना भी कर सकते हैं उम्र के हिसाब से उन्होंने करा। और उनका जो 1933 में उनका जन्म हुआ था। बचपन जैसे कि होता है कठिनाइयों में होता है। पंडित दीनानाथ मंगेशकर उनके जो पिताजी थे, तो आशा जी और लता जी, उनके 4 साल का फ़र्क है दोनों की उम्र में। उन्होंने अपना जो जीविका भी होती है वो भी शुरू करी। तो गाना और जीविका दोनों को करना होता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहती हैं कि एक बार लता जी 104 फीवर था उनको, और उनको जाना पड़ा था काम के लिए, मतलब वो गाना या जो, तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं बुखार है, नहीं जाओ, कि नहीं तो जाना होगा, जाना। अभी एक मैंने एक रिकॉर्ड करा, देखिए आप लोग कैसे लगता है। तो इन आशा लता समझो कंबाइन है उनको इस तरीके से। मैंने देखा कैसे आशा जी लता के बारे में कहती है, लेकिन वो एक्चुअली आशा जी के बारे में भी एक मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो उनका जो जीवन रहा, जैसे कि हर एक का रहता है स्ट्रगल के साथ में, आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं, आप अपनी पहचान बनाते हो। इन्होंने शादी भी करी, और शादी में एक मतलब जैसे कि होता है उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चला। गणपत राव भोसले उनका नाम था, जिनसे शादी हुई। 3 बच्चे उनके साथ में हुए, हेमंत भोसले, आनंद भोसले, वर्षा भोसले। और फिर एक और हुआ उनका, दोबारा से उन्होंने शादी करी आर.डी. बर्मन जी के साथ में। ये उनका मतलब आप ये देखिए कि एक बहन है जिसने शादी नहीं करी, शादी करी। तो उनको इनका जो मैं सुन रहा था, एक इनका नाम निक नेम था, हब करके बोलते हैं मराठी में। हब का मतलब होता है कि दिमाग ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे कुछ उनका है। तो एक उनकी सुनते हैं म्यूजिकल ट्रिब्यूट, देखें आप लोग कैसे लगता है। परदेसी मेरा दिल ले गया, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे ना, आँखों की मस्ती किसी मेहरबान आके तुमसे मिलके ऐसा लफ्ज़ों की है दिल के पर्दे में रहने दो। अरे नारे नारे ना, जरा सी किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तो कैसे न चले आग तन मन मिले।
for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो विवेक जी आपसे बातें करते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि नेपाल में जो अभी हो रहा है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ये अदम्य साहस की एक मिसाल है जो काफ़ी देश में देखी और सुनी जाएगी। बगैर मार धाड़ जिस तरीके से बंगाल में हुआ, कैसे बुच्छर करा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कैसी सरकार बनाई, कैसे उन्होंने सब कुछ कर दिया। वो इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उसके लिए अगेन अदम साहस की ज़रूरत है। तो अभी आप नेपाल से आए भी हैं, बिल्कुल, आपने क्या देखा? गुप्ता जी, मैंने तो जस्ट ये देखा कि लोगों के अभी दिल में होप आ गया है, जी। पहले होपलेस थे, इंक्लूडिंग मैं, एज हम लोग बाहर रह के भी हम लोग नेपाली, जैसे मैंने बोला, सब कनेक्टेड होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल होपलेस होके बैठे हुए थे कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वो बड़ा शिफ्ट आ गया, अब सबको होप आ गया है कि अब कुछ होगा, अब डेफिनेटली कुछ होगा। और उसके कुछ लक्षण भी आना शुरू हो गए। आपने जैसे देखा कि गवर्नमेंट बना हुआ 1 महीना नहीं हुआ और अभी सब ये करप्ट पीपल को के पीछे लगे हुए हैं, उनको पकड़ के जो है अरेस्ट कर रहे हैं। और गुड गवर्नेंस के जो सिस्टम, सिंपल चीज़ लाइक वो जैसे सरकारी ऑफिस में लाइन लगने का सिस्टम था पहले कुछ करने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, अब सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए वो ट्रांजिशन हो रहा है। उनका प्राइमरी टारगेट है कि 3 महीने के अंदर में सब कुछ ऑनलाइन कर दें। अच्छा, अब जैसे वो माल अड्डा बोलते हैं, जैसे वो क्या है जहाँ पे वो लैंड ट्रांसफ़र होता है ना, वहाँ पर भी वैसे ही सिस्टम था, बिल्कुल मैनुअल सिस्टम था। फाइल मूव होता था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, और वहाँ पर जैसे वो जो करप्शन करने के लिए बीच में जो एजेंट होते हैं ना, वो एजेंट कोई प्रोफेशनल एजेंट नहीं है, वो सब वैसे ही वो आ जाते हैं, हर सरकारी ऑफिस में होते थे। अच्छा। तो कस्टमर और ऑफिसर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता ही नहीं था। होता भी था तो फिर वो बीच के एजेंट के थ्रू से होता था। सब लोग जानते थे कि एजेंट के थ्रू से पैसा देना तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो वहाँ से उसने क्या है कि अभी 15 दिन के अंदर में वो सब एजेंट हटा दिए, जितने भी सरकारी ऑफिस है वहाँ से, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, सबसे एजेंट हट गए, उनको अरेस्ट करके पूरा वो जेल में डाल दिया। और दूसरा बहुत इम्प्रेसिव कदम उन्होंने ये किया है कि जैसे VIP कल्चर को हटा दिया। मतलब पहले मंत्री है गुरुंग सुदन गुरुंग, क्या कमाल का बंदा है। बिल्कुल वही नहीं, सब मिनिस्टर सब लोग अच्छे हैं लाइक वो तो क्योंकि लीडरशिप ही जो है बाकी सब वही फॉलो करेंगे ना। अब प्राइम मिनिस्टर लीडर है अभी उसको एक प्रोग्राम में इनवाइट करा था, तो मैं देख रहा था यूट्यूब में न्यूज़ में, उसको इनवाइट करा और वो रेड कारपेट वो सब लगा दिया था। तो कार से उतरते ही वो सामने देखा रेड कारपेट था, तो वो रेड कारपेट में चला ही नहीं, वो साइड से चला गया वो देखते रह गए। और ये छोटा चीज़ है ना, लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो ऐसे करके लोगों के सोचने के तरीके वो होल सिस्टम प्रोसेस है, वो सब चेंज हो रहा है वहाँ पर। ये बहुत बड़ी स्कूल का नाम बदलना, अब आप कहोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है।
जिस तरीके से नेपाली पूरे इसको एक अटैक करा गया, मैं तो समझता हूँ माओवाद को लाके, अब उसमें क्रिश्चियनिटी को लाना, एक हिंदू राष्ट्र था, बने रहने देते, क्या फ़र्क पड़ गया? या लेकिन वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। और मेजोरिटी आप देखो तो लाइक 80-90%, 95% हिंदू है नेपाल में। Exactly. 90% लेकिन हिंदू उनको दबा दबा के, मैंने यहाँ पे स्टैट फिल्म में भी देखा, काफ़ी क्रिश्चियनिटी में वो करते रहते हैं कन्वर्ट करने का। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, कन्वर्ट करके क्या करोगे उतना? पहले अपना संभाल लो भाई थोड़ा। वो लोग अगर बगीचे में 4 किस्म के फूल होते हैं तो बगीचा अच्छा लगता है। नहीं, पहले तो ऐसा ही था ना, पहले अच्छा था क्योंकि पहले हिंदू कंट्री था, तो इसका मतलब ये नहीं कि कई सब लोग सबको बराबर ट्रीट होता था, यू नो, लाइक एवरीबॉडी। अभी आप देखो, अभी आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि वर्ल्ड में सबसे हैप्पी मुस्लिम आप बोलते हो तो वो नेपाल में है, बताइए। यू नो, क्योंकि वो इतना कोएग्जिस्टेंस है। नहीं, कोएग्जिस्टेंस का नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई दिस पार्ट। वो इसलिए है कि हम उनकी जो विविधता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। Yeah, आप exactly. रहिए, वो हमारी वजह से। आई एम सॉरी, अगर आप मुझे कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे, हम बेशक, आई एम हैप्पी टू टेक ऑन फोन ना। नहीं, मतलब वो मुस्लिम जो समुदाय वहाँ पर रहते हैं उनकी तरफ से भी है ना, जैसे वो लोग काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं हिंदू ट्रेडिशन कल्चर, यू नो। और उसी तरह हिंदू लोग भी वहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उनको कोई वो होता नहीं है, यू नो, लाइक वो जस्ट नॉर्मली लेते हैं। भाई एक सिंपल सी बात, आप जिसकी भी पूजा करिए, क्या एग्जैक्टली। बट डोंट पुश अदर पीपल, डोंट पुश योर कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तुम काफिर हो। अरे भाई काय के लिए? अभी हो गया, बिल्कुल। तो ये इतना तमाशा हो गया, छोड़ो उसको। एब्सोल्युटली। हर अभी वो अगेन कुछ लोग मुझे बोलें कि मैं हमेशा इस तरीके की बातें करते रहता हूँ। एक अभी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, वहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए गया PSL में, वो उस भाई को भागना पड़ गया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। अरे भाई क्रिकेट खेलने दो यार। हाँ, एग्जैक्टली। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समझ जाओ भाई। तुमने सारा कौन सा उखाड़ लिया है भाई? आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ आई लुक एट। लेकिन एक चीज़ बताइए, कमिंग बैक टू नेपाल, कि जैसे तो जेल में डाला प्रधानमंत्री को, अभी 7 प्राइम मिनिस्टर और उनके जो ऑफिसर थे उनकी सबकी जांच हो रही है। और जो शुरुआत हुई वो बालन शाह ने अपने सारी एसेट को डिक्लेयर करा टू द सेंट, टू द पैसा, कि ये हमारा है, ये मेरी पत्नी के पास, ये मेरे पास, और इसके सोर्स कहाँ से, कितना पैसा है। वो उनके पास करीब 2.3 करोड़ है। वो बताया कि हमारे ऑनलाइन उससे, वो ही वाज रैपर, अभी मालूम नहीं अभी वो रैपर, अभी भी रैपर है। अच्छा, और वहाँ से पैसा है अभी हर एक ने अपना डिक्लेयर करा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले आप खुद से शुरुआत करिए। बिल्कुल। मैं तो समझता हूँ कि भारत के भी कई पॉलिटिशियन को सीखने की जरूरत है। भारत में एक, आई डोंट नो विवेक जी आपने देखा कि नहीं, एक जज था, 500 रुपए के नोट उसके घर से मिले। फायर ब्रिगेड वालों ने रिपोर्ट करी क्योंकि वो घर में उसके आग लगी तो वो जल गए। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाए। आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा गवर्नमेंट भी, जबकि मोदी जी काफ़ी उसकी वो करते हैं, लेकिन ही कुड नॉट डू एनीथिंग। ऐसे पॉलिटिशियन पड़े, एक बिहार में है, आप आई डोंट नो कितना अगेन, लालू यादव करके, उसने तो पूरा बेच डाला, उसको आप टच नहीं कर सकते। लोग उसको वोट देते हैं सरेआम। लेकिन गुप्ता जी, ये चीज़ अभी तक चल रहा था। देखो, ये जो जनजीत आंदोलन अभी वो हुआ, मूवमेंट हुआ ना जी, उससे उसके बाद में गवर्नमेंट जो बना वो तो इंटरिम था। अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले तो ये चल रहा था नेपाल में भी 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, ये तो कब से चल रहा था, यू नो। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऐसे पकड़ने की, अरेस्ट करके वोट डालने की। और एक और जो है, मेरा आई डोंट नो, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, जो नेपाल में राजा का जिस तरीके से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, इसके ऊपर कोई ना कोई फिल्म बनाएगा, कोई ना कुछ इसके ऊपर बोलेगा। अभी मैंने कहा, उसने सुना, इस तरीके से चल रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट्री कुछ इस तरीके से आए, ऐसे कैसे हो गया ओवरनाइट बूम।
या एब्सोल्युटली, वो तो अभी तक भी मिस्ट्री है, अभी तक आंसर पता नहीं कि किसी न किसने किसी को तो किया, मालूम किस है। पर्पस से करा। किसी न किसी को तो मालूम है। डेफिनेटली मालूम है, डेफिनेटली। और ये सरकार ने आके, मैं तो इसको पूरा एक वो मानता हूँ, ये सब एक साथ हुआ है, सब एक साथ हुआ, सब कुछ प्लान था, हो सकता है गुप्ता। बस आपके सामने रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। अदरवाइज किंग का पैलेस तो सबसे सिक्योर्ड प्लेस है ना कंट्री में, पूरा कंट्री में। वहाँ पर वह 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, और डिस्पाइट दैट जाके पूरा परिवार को जो है गन से उड़ा देना, मतलब कोई मामूली बात नहीं है। Exactly. मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए क्या, कोई भी काम करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमेशा एक मर्डर, ये जो भी क्राइम होता है। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि ऑब्जेक्टिव क्या था। बहुत सिंपल, कि हमें पूरा जो हिंदू राष्ट्र था उसको खत्म करके हमें ये सब तमाशा करना था, पूरा करप्ट करना था। ऐसे मैं देखता हूँ। आपका क्या है इसके बारे में विचार है? नहीं, डेफिनेटली गुप्ता जी, जैसे आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। प्रोबेबली कोई बिना कोई ऑब्जेक्टिव का तो कोई काम होता नहीं है। ऐसे पूरा किंग का पूरा फैमिली को उड़ा देना, तो इसका मतलब यही था कि जैसे नेपाल में किंगशिप हटा दें, और फिर जिस तरीके से हिंदू कंट्री होने के बावजूद उसको जिस तरह से वो नॉन हिंदू कर दिया, नॉन हिंदू मतलब वो हटा दिया, वो तो बिल्कुल वो कोई पब्लिक के वो समर्थन के हिसाब से नहीं करा ना। वो तो पॉलिटिशियन ने अपने आप उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब कंट्री हिंदू कंट्री नहीं है। जो सदियों से हिंदू कंट्री था, तो अचानक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो जाके अभी सब ये अब लिंक हो गया। अभी उसके बारे में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा किसी को सोचने की जरूरत नहीं कि क्यों हुआ, किसने करा, किसको फायदा, एट द एंड ऑफ द डे किसको फायदा हुआ, जिस द बॉटम लाइन। फिर वहाँ से आप देख सकते हो। बिल्कुल इसके ऊपर इस सरकार को कुछ करना होगा, वन डे होगा, कोई ना कोई तो करेगा। अब जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं, जैसे फिल्म बन रही है, इसके ऊपर बनेगा। नहीं डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से आप कितना भागोगे। अब जिसको पता है वो भी आई थिंक आके उसको खुलना चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए जी। तो मैं कुछ एक आपका जो मैसेज आए उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जी। राजेश पांडे जी बोलते हैं कि गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। राजेश जी, आपका भी सिडनी में स्वागत है, आप वापस आ गए। यहाँ की देखिए वो हवा कितनी बदल गई है। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम विद पूनम जी से एलेबोरेटेड। पूनम जी की आवाज़ में तो है ही भाई। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर म्यूजिक फिल आज सपोज ट्रिब्यूट। जयरामन जी 3 महीने के बाद में प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो भारत भ्रमण पे थे। तो जयराम जी, आपका भी सिडनी में स्वागत है, और हमेशा आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है दर्पण के लिए वो सराहनीय है। प्रदीप जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूनम जी की मधुर आवाज़ में सुविचार और मधुर भजन। पूनम जी लिख रहे हैं वेरी मेलोडियस भजन। हाँ, भजन मुझे भी जो है ना ये बहुत ही, और जिस तरीके से मैनुकन गाया है ना सारा, वो खींच के रख देता है। एब्सोल्युटली। नाइस इंफॉर्मेशन अबाउट। राजीव निगम जी लिखते हैं, नमस्कार जी, नाइस इंफॉर्मेशन फॉर अस हाउ नेपाल सरनेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। वी आल्सो अटेंड ऑनरेबल आशा जी's प्रोग्राम एट ओपेरा हाउस सिडनी some years back. We also had a photograph with अरे क्या बात है। प्रदीप उपाध्याय जी फिर से लिखते हैं, नेपाल जी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, मातृभाषा नेपाली के अलावा हिंदी उतनी ही अधिकार से मैं तो एक्चुअली भारत मेरा दूसरा देश है, लाइक इंडिया ऐसे, क्योंकि मैं 10+2 साउथ इंडिया में पढ़ा था। अच्छा, ओके। नियर वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। हाँ। फिर पूरा साउथ इंडिया घुमा हूँ मैं उस टाइम में 1990s में। फिर जाके दिल्ली में जाके सीए करा, 4 साल दिल्ली में रहा। हाँ, फिर कहाँ बचोगे? तो झंडेवालन के नीचे रहता था मैं, डीडीए मोतिया खान फ्लैट में। तो वहाँ पर झंडेवालन के दर्शन होते, मैं करने के लिए जाता रहता था। सो इंडिया इज़ लाइक सेकेंड होम टू मी। वहाँ पर पढ़ाई की, एजुकेशन की, तो हमेशा मतलब ये तो कनेक्टेड है हमारा नेपाल और इंडिया। मैं तो कभी कभी ऐसे फील करता हूँ कि जो रोटी और बेटी का जो रिश्ता है वो वाकई में है, और जो हमारी सीता माँ का जो है ना, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। पूनम जी ने एक गाने भी भेजे हैं आशा भोसले के, वो बजाएंगे बाद में। अमता जी लिखती हैं, मुस्लिम रिस्पेक्ट हिंदू कल्चर व्हेन दे आर स्मॉल इन नंबर्स।
the day the number of Muslims increase in any area, the equation changes and the respect for any other culture goes away. Conversation is happening in a big numbers in Nepal. अच्छा ये वो लिख रही हैं, अमता जी लिख रही हैं, conversion is happening in big numbers in Nepal. यस दैट्स ट्रू गुप्ता जी. लाइक मैं भी काफ़ी न्यूज़ में सुनता हूँ कि कन्वर्ट कर रहे हो. बेसिकली कन्वर्जन ज़्यादा करके क्रिश्चियन लोग, मिशनरी लोग जो है ना, वो पैसा देके जो गरीब लोग हैं उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं. टिपिकल है वो टिपिकल. बड़ा दुख की बात है कि क्यों इनको इतना क्या पड़ा है, जीवन को सुधार लो भाई. या एक मैं बात बोलूं क्या, एक और मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, हो सकता है कि श्रोताओं बताना इफ आई एम रॉन्ग, जो भारतीय कॉल इट भारतीय और ईस्टर्न जो हमारी फिलॉसफी या धार्मिक फिलॉसफी कैसे हमने थर्ड डायमेंशन को अचीव करा. जो वेस्टर्न सो कॉल्ड भाषण या एब्राहमिक वो है, उनका सुख और दुख, जन्नत और जहन्नम, उसमें जाके दो में अटक जाता है, या तो आप सुखी या दुखी. हमने तीसरे डायमेंशन को पाया जिसका निर्माण है ना. हमारे जो भी हमारे गुरु रहे उन्होंने साइंस बेस करा, खोज करी. हमने एक लिबर्टी दी टू इन्वेंट इन नो मोर योरसेल्फ. इन सारा जो उसमें है वो स्टॉप करता है, जो लिखा है बस वही है. अब उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप ऐसी बातें करते हो, ऐसी इन्वेंशन करते हो, वो नहीं कर पाते. तो फिर क्या है, इनको मारो. कैसे करो? अगर हम गधे हैं तो हमें सबको गधा होना चाहिए. बताइए सोताओ, आई एम हैप्पी टू बी रॉन्ग. बताइए इफ आई एम रॉन्ग. शैलजा जी लिखती हैं कि विवेक जी का स्वागत है. नेपाल व भारत का जन्मांतर का संबंध है. निराशा होती है यह सुनकर व सोचकर कि हमारे देश सुरक्षित नहीं है और कितने ही देशवासियों को देश पलायन पर बात करते हैं. नेपाल एक आदर्श देश के रूप में अवतरित हो रहा है. बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और पशुपतिनाथ महादेव जी का आशीर्वाद. ये शैलजा जी हमारी हैं, वो हमारी प्रेजेंटर भी हैं. दीदी नहीं उनको बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी. और उन्होंने जो लिखा है ना लास्ट में कि पशुपतिनाथ महादेव के आशीर्वाद, ये तो अपने राजा जो है हर बार वो कोई स्टेटमेंट देते थे तो उसका एंडिंग करते हैं कि पशुपतिनाथ हम सब का कल्याण करें. उनका हर स्टेटमेंट में वो एंडिंग वो होता ही है और हम सब मानते हैं कि अभी तक जैसे नेपाल तो आप जानते हैं कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया, इतने बड़े बड़े दो कंट्री के बीच में अभी तक सरवाइव कर रहा है. तो वो कैसे सरवाइव? मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि नेपाल कैन बी लाइक स्विट्जरलैंड. या अपने देशवासियों का हित देखो, उनको पढ़ाओ, उनको इतना बल्कि अच्छे नेपाल में. बिल्कुल सही बात. साइज से नहीं होता है, हाउ द लीडरशिप बिहेव. स्विट्जरलैंड का मैं आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है कि डोंट वरी अबाउट कि कितने स्मॉल है क्या. आपकी भौगोलिक स्थिति और आपके लोगों की क्षमता, उनका विवेक, उनके ऊपर कैपेबिलिटी बढ़ाइए. नहीं, आपने ठीक कहा गुप्ता जी. तो तभी तक अभी तक जो है कि वो राइट डायरेक्शन में प्रॉपर लीडरशिप वहाँ पर था नहीं उसको उसी डायरेक्शन में लाने के लिए. तो आई थिंक लाइक अब शुरुआत हो गया है. अब जल्दी ही वहाँ पर कुछ अच्छा चेंज आने वाला है. मैं तो बहुत उत्सुक हूँ और आप ही के साथ ना हो तो प्रोग्राम बनाएंगे नेपाल जाने का. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं विवेक जी, और फिर हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं. ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है. ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है. ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना.
हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। हाँ, हो सकता है देखो ना, समझो मिट्टी को सोना, पल भर का हंसना हो जाए जीवन भर का रोना। देखो जल्दी में कभी दिल को ना लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। अहम ब्रह्मास्मि फाउंडेशन आपको भज गोविंदम पर ज्ञानवर्धक सत्रों के लिए शनिवार और रविवार 16 और 17 मई 2 उनके वेदांत श्रवण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। सच्चे साधक के लिए भज गोविंदम कालातीत से ज्ञान प्रदान करता है, जो मानव जीवन में स्पष्टता लाता है। मन को भीतर की ओर मोड़ते हुए वे हमें भक्ति ज्ञान, पूछताछ और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इन प्रबुद्ध छंदों का पता लगाने और भीतर गहरी स्पष्टता की खोज करने के लिए हमसे जुड़ें। प्रवेश निशुल्क है। दोनों दिन सात्विक भोजन परोसा जाएगा। समय है सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। स्थान वेदांता सेंटर 144A मास्टन रोड, अर्मिंगटन। पता दोबारा सुनिए, वेदांता सेंटर 144A मास्टन रोड, अर्मिंगटन। कृपया रजिस्ट्रेशन करें tinurl.com/sydneyvs। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें सुधीश से, जिनका नंबर है 042536
868-508। श्रोताओं, आशा है कि आशा जी की ये चहकती आवाज़, ये लड़का कैसा है दीवाना, आपको अच्छा लगा। एक्चुअली ये श्रद्धांजलि मैं ना कह, मैं तो उनके जीवन को सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ। जस्ट वो कहाँ जाएंगी, वो हमारे बीच में रहेंगी। मेरा भी विवेक जी एक मेरा मानना है, ये जो जीवन और मरण, मेरी एक अलग फिलॉसफी इसके बारे में। एक समय के लिए आप इस शेप में इस जगह पे थे, दूसरी जगह आप किसी और शेप में कहीं और जगह और कहीं। कुछ भी खत्म नहीं होता है, उसका केवल रूप बदलता है। सही बात है। लेकिन हमने चूंकि अपने अभिमान में, अपने देह की अभिमान में, अपने उसके अभिमान में, मैं ये हूँ, जैसे ही आपने मैं करा वैसे ही फिर आपका मरना भी तय हो जाता है। श्रोताओ, सोचिए कि अगर आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, हमें ज़रूर लिखिएगा। जो मुझे फ़ोन करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 0421-590-791 और अपने विचार हमें बताइए। आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। तो वो कहाँ कैसे उनका निधन होगा, नहीं, रूप बदला है, कहीं और है। बिल्कुल सही बात वो साथ है, वो हमारे साथ में है। वो ठीक है कि ये देह जाएगी, ये देह जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बस ऐसे। तो विवेक जी, अब फिर हम वापस आ जाते हैं अपने नेपाल पे। चूँकि आप होके भी आए हैं, लेकिन उन्होंने आते ही 100 दिन का एक अपना प्रोग्राम बताया था, वो जरा शेयर करिए हमारे श्रोताओं के साथ में कि क्या है। 100 में से जितने भी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो 100 जो पॉइंट उन्होंने अभी वो पब्लिश करा है, उसका मेन ये है कि जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नमेंट। अच्छा। जो अभी मैंने पहले बताया कि सब कुछ मैनुअल करने का सिस्टम होता है वहाँ, तो वो सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता था, कोई भी काम करने के लिए। अब लाइसेंस के लिए 3 महीने आपको लाइन में लगने पड़ते हैं, तो ये सब अब 24 घंटे में। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था कि अभी लोगों के पास में 24 घंटे के अंदर में पासपोर्ट आने लग गया है। पासपोर्ट उनके घर में डिलीवरी होने लग गए। मैं देखा था। दैट्स रियली ट्रू। तो अभी ये 2 हफ्ते के अंदर में इतना चेंज आ गया, तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि वो नेक्स्ट 1 साल में, 2 साल में क्या होगा। तो ये एक एजेंडा था इनका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नेंस। फिर एंटी करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत बड़ा इनका दूसरा एजेंडा है, जो इन्होंने वो इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया। अभी इन्होंने क्या करा है कि गवर्नमेंट ने एक पावरफुल कमेटी बना दिया। अच्छा। एक्स चीफ जस्टिस वो सबको डाल के, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने देखा था उस कमेटी का मेंबर। तो काफ़ी एक्सपीरियंस पीपल को के उसमें वो मेंबर बना के कमेटी बनाया। और उस कमेटी का काम है कि जब से ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आया है, जब किंगशिप के जाने के बाद में जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी हैं, जितने भी बने, उन सब का वेल्थ इन्वेस्टिगेशन करना है और उनका वो करना है कि वो कहाँ से आया। अगर इलीगल मीन से आया तो उन सब के ऊपर एक्शन होगा। तो ये तो 500-600 लोग वहाँ पर मिनिस्टर, क्योंकि हर गवर्नमेंट में उस टाइम 30 मिनिस्टर या 40 मिनिस्टर होते थे, तो इतने बार तो गवर्नमेंट चेंज हुआ है। तो आप हिसाब लगा लो तो आप हिसाब लगा लो कि हंड्रेड्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सब रडार में। और वही नहीं, आपका वो गवर्नमेंट के जैसे वो चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब जो होता है, और राजदूत वगैरह होते हैं, वहाँ पर तो बिना पैसे का कुछ काम होता ही नहीं था। जैसे राजदूत के अपॉइंटमेंट के लिए आपने कुछ पैसे दे उसमें, तो तभी जाके अपॉइंटमेंट होता था। तो इन सब का वेल्थ का भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पावरफुल कमेटी बनाया, विच इज़ वेरी गुड स्टेप। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेप। तीसरा कि जैसे स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो अभी का स्ट्रक्चर है ना गवर्नेंस का, तो उसके ऊपर भी उसको रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे अभी वो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
उनके कैपेसिटी इन्हेंस करने का काम, या फिर उनको डिलीवरी ड्रिवन टारगेट देने का काम, ये सब काम जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, वैसे ही टारगेट बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड उनका वो सब सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, विच इज़ अगेन वेरी गुड। सिमिलरली इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए, जैसे बिजनेस पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन वहाँ पर कुछ अगर आप अगर पैसे नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं, तो वो सब जो है कि वो चेंज कर रहे हैं अभी, तो उसमें काफ़ी वो सुधार कर रहे हैं। सिमिलरली टूरिज़्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी आपका नेपाल को नेपाल वेलनेस ईयर 2027 करके डिक्लेयर कर दिया, और उसमें काफ़ी वो लोग वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, और उसी तरह सोशल एंड सेक्टरल रिफॉर्म्स भी करा। जैसे एक बहुत अच्छी बात है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका 10% बेड वो पुअर पीपल के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रिजर्व कर दिया। उनको कंपलसरी करना ही होगा हर प्राइवेट हॉस्पिटल। 90% बिजनेस करो, लेकिन 10% तुमको ये पुअर पीपल के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तुमको मेडिकल फैसिलिटी देना होगा। सिमिलरली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी 10% जो है स्कॉलरशिप देना पड़े कंपलसरी। अच्छा, ओके। तो ये आई थिंक दिस कैन ब्रिंग अ चेंज, डेफिनेटली। और ये जो स्कूल का जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि स्कूल माफिया हो गया अभी। जैसे मैंने पढ़ा था कि जो किताबें हैं, जो प्राइवेट स्कूल तो बंद ही हो गए बेसिकली, जो किताबों का भी एक माफिया चलता है कि वहीं से किताब लो, ये सब करो। बिल्कुल, इट्स क्राइम ऑफ लिमिट। भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है मुझे मालूम नहीं। और इतना पैसा खर्च होता है ना, जैसे अब तो वो करप्शन नहीं करेगा तो लोग कहाँ से पैसा लाएगा ये सब चीज़ भरने के लिए। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल, अगर हमने खर्चे उसके कम कर दिए तो काफ़ी ऐसे ईमानदार माँ बाप होंगे, कहेंगे अभी मैं क्या छोड़ रहा, हम अपना कर लेंगे। अभी वो मजबूरी में भी एक होता है, एब्सोल्युटली, फी इतने 1000 रुपए की, किताबें इतने 1000 की, ड्रेस इतने 1000 की, क्यों? और ये सिर्फ 10% रिजर्वेशन करने का ही नहीं, एक्चुअली वो गवर्नमेंट स्कूल का जो कैपेसिटी है ना उसको एनहेंस करने के लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, बालेन शाह क्योंकि ही वाज लाइक मेयर ऑफ काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसने क्या करा कि मेट्रोपॉलिटन के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाया, उसमें कंप्यूटर पूरा उसको मॉडर्नाइज करा। ओके, तो वहाँ से उसका वो एक्सपीरियंस है उसके पास, और उसका रिजल्ट भी उसने देखा हुआ है ना, लाइक पब्लिक ने देखा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में लाना शुरू कर दिया। दिस इज रियल, दिस हैज हैपेंड इन काठमांडू। तो आई थिंक लाइक उसको वो अब नाउ नेशन वाइड वो करने की गवर्नमेंट ने वो प्लान करा है, सो विच इज़ वेरी गुड। अगर ऐसे सब हो गया तो नेपाल विल सेट एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, ऐसे होना ही चाहिए कि पूरी दुनिया देखेगी कि छोटा सा कंट्री इतने करप्शन से कैसे निकल आ सकता है, वो कितनी जल्दी निकल आ सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। और अगेन हमारे जो संस्कार हैं वो बताएंगे कि भाई हम किसी के अगेंस्ट नहीं है भाई। एग्जैक्टली, हम अपना जी रहे हैं, अपना जीने दो, आप अपना जियो। आपको सर के बल चलना बिल्कुल चलिए, हमारे को सारा क्यों बोलते हो? एग्जैक्टली। अब आप ऊपर से कहो कि नहीं सर के बल रही आपको चलना पड़ेगा, कब तक? लेकिन आज हमारे श्रोता लोग बड़े ठंडे पड़े हुए हैं, मालूम नहीं उनका क्या हो गया भाई। अब आज तो इतना मौसम भी अच्छा है। पूनम जी ने लिखा है, Nepalese people are widely recognized for their loyalty, bravery and integrity, a reputation that is historically rooted in the legendary Gorkha soldier and deeply embedded in the nation's culture. हमारी शैलजा जी लिखती हैं, it is heartwarming to learn to the rapid recovery in corruption rating. Unfortunately, both India and Nepal rate poorly in the global rating of corrupt countries. वो क्या है ना कि हमारे ऊपर जो थोपा गया है ना, वो अब जैसे कि अब वो क्रिश्चियन जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, आज जाके आदिवासियों को करेंगे, उनको पैसा देंगे, ये करेंगे, फिर उनको बोलेंगे कि उनको पैसा दे के
किसी को कन्वर्ट कर लिया, फिर उनको बोलेंगे तुम उसको करो। तो करप्शन का अब वो बोलेगा कि देखो नल लगा दिया बाहर, देखो जीसस पानी, अरे काय के लिए सारा वो तो पागलपन कर रहा है। अरे जीसस का पानी भाई, जी सबका पानी भाई पीने दे भाई, काय के लिए, नहीं कन्वर्ट पहले हो जाओ। ऐसा ज़्यादा, और उसमें करप्शन तो आना ही है। तो जिसकी वजह से जो जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है करप्शन की, वहाँ पे करप्शन हो रहा है। सही बात है गुप्ता जी। काम में अरे जीने दो भाई, आप अपना भी जियो, हमें भी जीने दो, सब मेरे सामने कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो। अरे क्या करोगे कन्वर्ट करके भाई? वो तो कोई भी चीज़ अगर फोर्सफुली करा ना तो वो फिर ज़्यादा टिकेगा नहीं गुप्ता जी। लाइक अब वो रिलीजियन भी किसी को फोर्सफुली या फिर कोई लालच में, है ना, मैं इतना पैसा दूंगा तो तुम फिर कन्वर्ट हो जाओ, तो ये प्रिंसिपली ये मोरली रॉन्ग है। अभी निरंजन जी ने लिखा है कि गुड टू नो मोर अबाउट रिसेंट गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड स्टोरीज ऑफ होप। थैंक्स निरंजन जी आपके मैसेज के लिए। तो लगता है कि सब लोग आज चाय पी रहे हैं और चाय के बीच में बोला नहीं जाता है शायद, मैंने ऐसे सुना है। मैं जो है ना एक हमारे जो चलिए देखो किसी को फ़ोन लगाते हैं। श्रोताओ, लगता है कि इन लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे मेरे। चलिए तो एक और फ़ोन लगाते हैं, देखो आज करा जाए कुछ। श्रोताओ, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाएं, जिसकी वजह से मैं आप सबको बोल रहे हैं कि आप फ़ोन करिए, थोड़ा मज़े तड़का डालते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप प्रोग्राम तो सुन ही रहे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ये भी कंफर्म करना जरूरी है। मैं थोड़ा वो भड़का रहा हूँ लोगों को कि भाई चाय पीते पीते भी बीच में बोला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाय तो यार 10 बज गए, अब चाय का टाइम। आई डोंट नो, कुछ लोगों का होता है देर तक चलता है प्रदीप जी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, 2 घंटे चले अपना रेडियो के साथ, तो और अच्छी बात है। अगर चाय बन के आए तो ये चल सकता है, चाय बनानी पड़े तो थोड़ी सी समस्या है। अरे भाई, रेडियो की खास बात ये है जितेंद्र जी कि आप सुनते रहिए और अपना काम करते रहिए। जी, एग्जैक्टली। आप अपना लगा लीजिए, अपना गार्डनिंग करना है, वैक्यूम क्लीनिंग करनी है, जो भी काम करिए, कोई रोकता नहीं आपको। रेडियो इसलिए नहीं रोका, टेलीविज़न नीचे जा रहा है लेकिन रेडियो की ऑडियंस ऊपर जा रही। तो प्रदीप जी, अब बताइए, आपने अब तक जो रेडियो सुना है। मुझे लाइव लिया हुआ है क्या? जी। सबसे पहले तो दर्पण रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और हमारे गेस्ट नेपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुन रहा था उनकी बैकग्राउंड और उनके विचार, बड़ा अच्छा लगा कि नेपाल तरक्की पर है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जो बाकी देश भी हैं उसी राह पर चलें। तो ये ऐसा है जतिंदर जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नेपाल अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है नए लीडरशिप में। जी। और आशा जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आशा जी तो भाई, आशा जी जो लेजेंडरी सिंगर हैं ही। उनके एक गीत के बारे में जो वो था ना, जिसमें कि दम मारो दम जो गीत था, हाँ, उसमें देवानंद जी ने उसे एक्चुअली वो नेपाल में शूटिंग हुई थी, नेपाल में शूटिंग हुई थी। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी है कि वो इतना अच्छा सॉन्ग था कि देवानंद को लगा कि उनकी फिल्म में बाकी सॉन्ग इतने अच्छे नहीं है, तो उसे निकालने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि उनका उन पर इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा देवानंद जी का। तो क्या हुआ कि आशा भोसले को बड़ा गुस्सा आया, वो उनके घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो गीत बजना ही पड़ेगा।
तो देवानंद जी ने कहा अच्छा आपने जो कहा वो आज्ञा तो माननी पड़ेगी, तो उन्होंने फिर से डाल दिया। और उस गीत की खास बात ये थी, सिर्फ उस गीत को देखने के लिए पिक्चर हॉल में भीड़ लग जाती थी। अच्छा। और गीत खत्म होने के बाद वो भीड़ छट जाती थी। तो स्पेशल एंट्री होती थी लोगों की सिर्फ उस गीत के लिए। वाह, अच्छा, ये तो बड़ी है। तो सिनेमा वाले जो सिनेमा का मालिक होगा तो उसका अलग से उसने टिकट रखा होगा। भैया ऐसा है कि सिनेमा में काफी लोग होते हैं ना, तो अलग से टिकट रख दिया होगा कि भैया 10-10 रुपए दो और गीत देखो और चले जाओ। और किनारे बैठ के देख लो कहीं पे, खड़े होकर देख लो गीत कितनी देर का होता है। जी जी जी। नहीं, मैं तो अभी विवेक जी से और भी बातें करने वाले हैं। ख़ास तौर पे अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगा तो मैं वो ट्रिप करने का सोच रहा हूँ कि जो वो रामायण सर्किल क्या बोलते हैं उसको विवेक जी, आपको मालूम है? जो वहाँ से चलता है और जानकी धाम होके, जानकी मंदिर होके वो फिर ऐसे आता है। वो रेल का है, मैंने ऐसे सुना। नहीं, वो बस ट्रेन का ट्रिप है ना? हाँ, कुछ ऐसा है। ट्रेन का ट्रिप है, बड़ा अच्छा है और काफी सारी इस तरह की योजनाएं चली हुई हैं। हम लोगों को जाकर उसमें उनका लाभ उठाना चाहिए। तो वो एक्चुअली क्या है जो मैंने हैव टू कंफर्म कि वो जैसे अयोध्या होके ऐसे वो ट्रेन जाती है और नेपाल में जानकी मंदिर होके ऐसे करके पूरा वो एक बनाया है सर्किल। हाँ, मैंने जो पढ़ा था, तो हो सकता है मैं आपको ज्वाइन कर लूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं प्रोग्राम। अभी जो है ना जो जर्नी भी है बड़ा लग्जरी बनाई है। ऐसा नहीं कि आप अपना वो कर पूरा रहना खाने पीने पूरा इंतजाम नहीं। अयोध्या से आपको डायरेक्ट बस चलता था जानकी मंदिर तक, जनकपुर तक, वो मोदी जी ने 19 में या कब 4-5 साल पहले शुरू करी थी। जब नेपाल प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट में गए थे। वो हुआ था। तो वो अयोध्या से बस डायरेक्ट छोटे सीधा जानकी मंदिर तक, तो जनकपुर तक, जिस जनकपुर एरिया में जानकी मंदिर है। लेकिन वो बाद में डिसकंटिन्यू हो गया ड्यू टू सम। बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं। तो अगर किसी को मालूम है इसके बारे में हमारे साथ शेयर करिए कि क्या कोई ऐसा सर्किट करके कोई रेल का टूर बना है, तो दैट विल बी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर हमारे श्रोताओं के लिए। तो और प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। हमारे बहुत ज्ञानी गेस्ट आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेपाल हमारी कोशिश यही रहती है प्रदीप जी, आपको तो मालूम है कि एक नया आयाम लेके आए, एक नई एक भाषा के साथ में एक जो हमारे जो जीने का तरीका है वो उस तरीके से गर्व हो रहे लोगों को। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी एक्टिविटी भी शुरू हुई हैं जो लोगों को बताते हैं कि हु वी आर और हम कैसे आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल यतीन्द्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। आशा जी के और गीत सुनाइए, हमारा बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आपके सारे श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार, और आपके जो गेस्ट हैं उनको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपका नमस्कार प्रदीप जी, दिन मंगलमय हो, हम ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद बहुत।
पारी द्विकी ना माझा यो खोला बागदा छा तिम्रो र मेरो द्विमुटु माझा यो माया अल्झे छ सम्झिदिनेलाई माया त माया हो माया त माया हो साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओ, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें बताइए। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि आशा जी, लता जी, उनकी प्रतिस्पर्धा का कहा कहते थे कि काफ़ी उनमें जलन होती है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन आई डिसएग्री विद दैट पार्ट। वो एक पूरा था और दोनों में बहुत प्यार, बहुत अपनापन होता था। और जो इनका जीवन है ऑफकोर्स अलग रहा है। जैसे कि हर आदमी अलग होता है। 4 भाई हैं, चारों का अलग अलग नेचर होता है, ऐसे होता है। अब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो उनका एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता है। उन्होंने उनका नेपाल से बहुत जुड़ाव था, इसलिए भी आज मैंने विवेक जी को बुलाया था। उन्होंने बहुत नेपाली भाषा में गाना गाए हैं। उन्होंने जो वैसे तो 20 भाषाओं में, 20 से अधिक भाषाओं में उन्होंने करीब 12,000 गाना गाए हैं उन्होंने। और भारत का नाम भी खूब उन्होंने रोशन करा। कौन नहीं जानता है उनको। उन्होंने कैबरे, कभी रोमांस, कभी गज़ल, कभी भक्ति। आशा जी की हर शैली में आवाज़ थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगेन उनके जो गाने हैं उनके बारे में कितना कहा जाए कितना उतना कम है। लेकिन एक विवेक जी, मैंने एक वो बनाया जो आशा जी ने लता जी के देहांत पे एक बनाया था, जिसमें दोनों की ही वो बात मालूम पड़ रही कि दोनों के जीवन का कैसे क्या था, उनकी ही जुबान में। तो एक हम वो एक सुनते हैं, देखिए कैसे आपको लगता है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लंबा ना होना इसलिए बुरा होता है। सब आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम।
वाला मारा वाला नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर, मारा वाला, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करके, मैं बीमारी जैसे बहुत नई बातें कर सकती हूँ। इस स्टेज पे हमेशा गाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी के बरसी के दिन हम आते थे। हर 24 तारीख को हर साल, तब बहुत साल हो गए थे पिताजी को जाके, इतना कुछ अखरता नहीं था। लेकिन आज ये नहीं पता था कि दीदी के लिए ऐसे आना पड़ेगा। न भूतो न भविष्यति, ऐसे ना हुई थी ना होगी। गले में सरस्वती, बुद्धि में चाणक्य, बहुत बुद्धिमान लड़की थी। दूर दूर तक का विचार करती थी, कहाँ जबान खोलनी है वो बराबर जानती थी। मुझे बोलती थी तू बड़बड़ 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 करती है। ऐसा मत सोचिए कि वो हमें डांटती नहीं थी, मारती भी नहीं थी, हम भी मारते थे उसको छोटपन में। और पकड़ने का एक ही तरीका होता था, चोटी। चोटी पकड़ ली तो वो रुक जाती थी, बहुत दौड़ती थी। वैसे अपने इमेज को उसने इतना अच्छी तरह एंड तक संभाला। ये मुश्किल है कि इतने बड़े नाम के साथ, उसको काला रंग भी पसंद था, पिंक भी था, और सब रंग पसंद थे, लेकिन उसने व्हाइट चुना। वो व्हाइट एंड तक वैसे ही वो चलती रही। कभी किसी ने उसको पंजाबी सूट में नहीं देखा, ना पैंट में देखा, ना किसी चीज में। साड़ी, वो अपने माता पिताजी, माई और बाबा इतना प्यार करती थी। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, शायद लोगों को सच ना लगे। मेरे पिताजी और माताजी सोए थे सोलापुर शहर में। तो उसने बोला, मैं छोटी थी, 6-7 साल की थी, और वो 10 पर पता नहीं, इससे 4 साल मैं उससे छोटी हूँ। तो उसने कहा, देखो माँ बाप का पानी का, पाए का पानी, पैरों का पानी जो पीता है वो बड़ा बनता है। तो मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा जा एक बशी और एक पानी लेके आ। पानी लेके मैं आ गई। और उसने क्या किया, पिताजी सोए थे, माँ सोई थी, उनके पैरों पे पानी डाला, और वो पानी जो गिरा तो उसने कहा पी ले। मैंने कहा अच्छा तू पीती है तो मैं भी पी लेती हूँ। हमने वो पानी पिया, और आज तक वो हमारा जो पानी है पिताजी का है। ऐसे वो पिताजी और माताजी के भक्त थे। आज की दुनिया में कोई ऐसा करेगा? हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, बोले धो क्या हो हाथ। जहां गाने के लिए जाती थी वहां कहती थी बाबा यश देना। मराठीमध्ये बोलायची, बाबा सांभाळून घ्या। ऐसी लड़की, खैर हमारे साथ तो बचपन में गिल्ली डंडा खेलती थी और बहुत कुछ खेल खेलते थे हम। कोल्हापुर में थे, गाड़ियां नहीं आती थी, रास्ता मिल जाता था खुला, गली के लड़के लड़कियां मिल जाती थी, और हम चांदनी रात में भी खेला करते थे। वैसे वो बहुत जल्दी काम में लग गई 13 साल की उम्र में, लेकिन खेलती थी हमारे साथ।
एक बार उसको 104 बुखार था। माँ ने कहा आज शूटिंग पे मत जा, तो उसने कहा नहीं माँ मुझे जाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर ने भी कहा कि हाँ आ जाओ। वैसे बुखार में वो जाके, उसका काम था परी का, जो परी लटक के उसको रखा था ऊपर सफेद कपड़ों में, और वो वहां से गाना गा रही थी हाथ हिला के। मुझे अभी तक याद है कि कितना कष्ट करना पड़ता है एक आर्टिस्ट को, और उसने वो किया। 1940 की ये बात है, जब फिल्मों में रिकॉर्ड के ऊपर सिंगर का नाम नहीं आता था, एक्टर का नाम आता था। जरा मला पाणी द्या ग, कोण आहे तिकडे? उषा, सॉरी। रिकॉर्ड पे हमारा नाम नहीं आता था। मैं उसकी चमची थी, साथ में जाती थी, तो मैंने कहा दीदी तुम्हारा तो गाना गाया हुआ है लेकिन नाम तुम्हारा नहीं है उस पर।
यानी हृदयम है, जो मेनली लॉर्ड कृष्ण और राधा के इमोशन और उनके डीप बॉन्ड और उनके सेपरेशन पर फोकस करता है। सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्णा का रोल किया है और सुष्मिता भट्ट राधा बनी है। और इस ट्रेलर में उनकी इनोसेंस और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया हिट कर रहा है। बट जिस तरह से इसको सिंपल एंड पावरफुल वे में प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस एंड उनके इमोशन को ध्यान में रखते हुए, लोगों ने इसको अभी से रणबीर कपूर वाले रामायण से कंपेयर करना चालू भी कर दिया है। जहां आजकल के मेकर्स हॉलीवुड लेवल एक्शन बनाने के चक्कर में अपना पूरा सोल खो देती है, वही कृष्णावतारम का ट्रेलर दिखाता है कि अगर आपकी स्टोरी टेलिंग और डिवोशन में सच्चाई है तो आपको मैसिव बजट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेलर एक प्योर गोल्ड है भाई। एंड मेकर्स ने मूवी में अगर यही डिवोशन टोन मेंटेन रखी ना, तो साथ में को बॉक्स ऑफिस पे सुनामी आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी सच में अपकमिंग रामायण को टाइट कंपटीशन दे पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताना भाई। ये होता है ट्रेलर, ये होता तो श्रोताओं, 7 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है, 7 मई को, 2-3 हफ्ते में। और वी आर वेरी प्राउड टू प्रमोट दिस फिल्म। ऐसी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है विवेक जी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जो बच्चों को बाप को ही नहीं मालूम था, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? एग्जैक्टली। तो इतनी अच्छी इसकी मैं इसकी आपको वो भी सुनवाता हूँ। कर्म के अधीन चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार। मत जाओ कान्हा, तुम कहीं तो प्रेम चला जाएगा। ओपे वारू उर्वशी, सुनो राधिके सुजी, तू मोहन के उर्वशी, तू है उर्वशी समा। गोपियों के घर से माखन चुराने वाले को नटखट नहीं, चोर कहते हैं। राधा नाम का इतना महत्व केवल बताते हो या मानते भी हो? कृष्ण के जीवन का सार है राधा। इसे मैं वचन समझूं या विधि का विधान? तुम इसे प्रेम ही समझो। पहले ये आंखें उनके दरस को तरसती थी, अब पाने को। भामा की आंखों में सपने जगते ही इसलिए कि वो पूरे हो सके। गोपियों के प्रेम की तरह तुम्हारा प्रेम भी अधूरा ना रह जाए। या क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का? मैंने विवाह किया, रुक्मिणी मेरी भार्या है। संसार रथ के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए। और राधा? वो आपसे प्रेम करती है। कौन नहीं करती? क्यों जा रहे हो? क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं। अंत में आरंभ है, एक और प्रेम है आरंभ में ये और दूसरी ओर कर्तव्य। मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगा ये कलंक नहीं मिटा देते, मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था, राधा को निभाना पड़ेगा। हरी सभा में चीरहरण किया इन्होंने द्रौपदी का, और सारे धर्म अधिकारी चुप रहे। छोड़ो ये बंसी कृष्ण और उठाओ शस्त्र। ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी। राधा कृष्ण राधे राधे कृष्ण। श्रोताओं, आज से हम इस फिल्म के टिकट देना शुरू कर रहे हैं। जो भी जीतेगा, अब केवल आप मैसेज लिखिए, उसी से हम जीत का
निकालेंगे। और लगातार अगले हफ्ते और इसके अगले हफ्ते 7 मई तक हम जितने भी हमारे रविवार पड़ेंगे, हर विजेता को एक टिकट मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करिए और जीतिए और इस फिल्म को देखिए। फिल्म का नाम है कृष्णावतारम पार्ट 1। आशा है कि इसकी जो फोटोग्राफी, जो भी सिनेमाग्राफी वगैरह होती है, जो भी टेक्निकल वर्ड हो सकते हैं, कहते हैं बहुत क्लास का है। अभी हमें इन फिल्मों को इसलिए भी देखना चाहिए, जैसे कि विवेक जी मैं आपसे कह रहा था कि जो जानकारी है हमारी एक ग्रुप में, हमारी जानकारी ना वो सारी हमें इतना डिमोलाइज करा गया कि हम जानकारी से बचने लगे। बिल्कुल, हमें अपने ऊपर प्राउड होना खत्म हो गया। वो जो नेपाल में हुआ है वो भारत में उससे भी भयंकर हुआ है। लोग कहते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, नहीं, वो गलत है। आज हम देख सकते हैं वो तो केवल एक चेहरा बदला था। जो हम आज़ादी मिली 2014 में मिली। कोई मुझे चैलेंज कर ले आके, मुझे बताए आके कितना हमारे साथ झूठ बोला गया। इतिहास बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। भगवान से नफरत करना सिखाया, अपने माँ बाप से नफरत करना सिखाया। तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते हैं, ढोंगी हैं, ये है वो है। कब तक ये चलेगा? ऐसा ज़्यादा अभी TCS में निकला है, आई डोंट नो आप विवेक जी कितना इसको फॉलो करते हैं। वहाँ पे TCS टेक्निकल कंपनी, वहाँ पे हिंदू लड़कियों को हायर करके उनको साथ में 可以听到吗？喂。 I think they might have hung up. 是需要他重新。 यार क्या कर रहे हो? क्यों मर गए हो? वो जीवन भी कोई जीवन है क्या? हम बात नहीं कर सकते। और जो हो गए, जो कन्वर्ट हो गए, जो हो गया वो हो गया, वो अपना जीवन जिए। क्यों औरों के पीछे पड़े हो? हर जगह, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, डांस में जाओ, फिल्म में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वही सब हो रहा है। और किसको मिला है? और जो कर रहे हैं उनकी क्या लाइफ हो गई? उनका जीवन सबसे ज़्यादा खराब हुआ। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात है गुप्ता जी। डॉक्टर जो है ना वो वही हरकतें कर रहा है, वकील हरकतें कर रहा है। क्या कर रहे हो? एक इवेंट मुझे याद आ गया गुप्ता जी, जैसे वो नेपाल में जो है ना, हम लोग जब बच्चे थे तो एक हमारी स्कूल में एक सब्जेक्ट होती थी। वो सब्जेक्ट का नाम था नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा मीन्स नेपाली में नैतिक मीन्स इंग्लिश में मोरल स्टडीज है ना, वो भारत में भी। तो ये जब ये कम्युनिस्ट लोग वो इलेक्शन करके वो नेपाल में जब पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने वो सब्जेक्ट हटा दिया। एग्जैक्टली। ये मार्क्स वालों ने जो जितना करा है नुकसान, हमारा एक अभी आपको मालूम होगा एक पूरा नक्सल बेल्ट होते थे, इतना खून खराब, बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी। झूठ झूठ झूठ, और पढ़े लिखे झूठ। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सब भर गया। क्यों ऐसा? बट एनी हाउ मुझे लगता है कि मैं रेडियो प्रोग्राम जो करता हूँ उसमें सार्थकता होनी चाहिए। हमें कोई विषय पर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये जो अभी आपने अभी सुनाया गुप्ता जी, वो तो इसका जो ट्रेलर सुनने में इतना वो क्वालिटी इसका झलकता है ना। मैं शेयर करूंगा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, आप सुनिएगा उसको। एक हमारा नेपाली और हम गाना सुनते हैं।
गरिमा योगा को गोरे तो भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। हाँ विवेक जी, एक आपका पसंद का गाना है, जरा सुनाइए हमारे श्रोताओं को। हाँ बिल्कुल, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। श्रोताओं, ये गाना मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। विवेक जी धन्यवाद, आपने गाना सुनाया। तो आखिर में आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ गुप्ता जी, लाइक पूरा दर्पण रेडियो टीम का, आपका और सबके लिए आभारी हूँ मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं बोलने का मौका दिया, और श्रोताओं भी जो भी लिसन कर रहे हैं सब पेशेंट से, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। जी, सबका दिन शुभ हो। और आखिर में राजीव जी को अच्छा लगा, नाइस इन्फॉर्मेशन। शैलजा जी ने भी लिखा है कि जो हमने उनकी वार्ता सुनाई थी। तो इसी के साथ में हम इस प्रोग्राम को समाप्त की तरफ लेके जाते हैं।